Namaskar and welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good, my dear friends. You're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावानी. Dear friends, we have 5 important topics on our table like every day. और इसके साथ I would like to give you a brief about this series. ये series आपकी ये 3 चीज़ों को डेवलप करने में मदद करेगी. Number 1 is critical analytical skill, which is very very important in today's age and world. इसके साथ एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी, प्रिपरेशन में आपको एक एज मिलेगी, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाएंगे. इसके साथ डियर फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है ये एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे. दिस वन इज़ अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका एक रिकमेंडेशन आया है, और ये कहा गया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय का जो बजट है, ये बजट बहुत कम है. इस बजट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जो है वो अपने आप को तो विश्व गुरु कहता है, और हम ग्लोबल लेवल पर हमेशा से एक एक्टिव प्लेयर रहे हैं, और अब हम नए नए लेवल्स को टच करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जेब में पैसे भी होने चाहिए ना. सो analyze the Parliamentary Standing Committee's recommendation to increase Ministry of External Affairs budget and its implications for India's global ambitions. जब ये बजट इंक्रीज होगा तो भारत के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, जो हमारे बड़े बड़े लक्ष्य हैं, उनको अचीव करने में ये कैसे मदद कर सकता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इसने ये बात बताई है, नोट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजट है ये डिसप्रपोर्शनेटली लो है, ये बहुत ही कम है. और अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा रोल प्ले करना है, तो फंडिंग कंस्ट्रेंट्स में ये चीज़ नहीं हो सकती. जेब में पैसे कम है तो आप उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, सिंपल इज़ दैट. आपको अगर अपनी रीच बढ़ानी है, आपको अगर चीज़ों को इम्पैक्ट करना है, तो यू नीड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, लेकिन यू नीड मनी एज वेल, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने, वो ये कहा है कि नेक्स्ट फिस्कल यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसका बजट कम से कम 20% इंक्रीज होना चाहिए. जो अभी है उससे 20% इंक्रीज होना चाहिए. इसके साथ कुछ ऐसे भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि अभी ये जो पैसे हैं या फिर जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो उसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में करना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी देश के लिए, राइट, नॉट जस्ट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप हर एक सेक्टर में देख लीजिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट वी हैव इज ह्यूमन रिसोर्स, राइट. इसको कई बार ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं. उसके पीछे बहुत ही एक बेसिक चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी ज़मीन है जिसमें आप अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक स्किल्ड फार्मर नहीं है तो वो ज़मीन किसी काम की नहीं रहेगी. सेम थिंग गोज़ विथ ए बिग फैक्ट्री, सेम थिंग गोज़ विथ एनी अदर रिसोर्सेज. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उसमें यू विल फाइंड कि वहाँ पर जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा. तो सेम हियर, जो फंड्स हैं उसका इस्तेमाल डिप्लोमेटिक कैडर जो है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स और इसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, तो इनको और ज़्यादा मजबूत करने में और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये फंड्स जो हैं इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. इसके साथ साथ जो भारत के अलग अलग जो देशों में मिशंस होते हैं, राइट, कहीं पर हमारी हाई कमीशन की ऑफिस रहती है तो कहीं पर हमारी एम्बेसीज रहती है. उसमें एक डिफरेंस है, जहाँ पर जो ब्रिटिश राज में एक समय पर जो देश थे, तो वहाँ पर अगर हमारी ये डिप्लोमेटिक हाउस है जो मेन हेड क्वार्टर है तो उसको हाई कमीशन कहते हैं, और जहाँ पर ब्रिटिश राज नहीं था तो वहाँ पर यू विल फाइंड के एम्बेसीज होती है. तो काम सेम है, सिर्फ नाम अलग है. तो जो मिशंस हैं उनका एक्सपांशन, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हमें और ज़्यादा मिशंस डेवलप करने की ज़रूरत है. और दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे देश के लोग जो हैं वो दुनिया में आप किसी भी जगह पर जाए, आई स्टिल रिमेंबर, आज से कुछ 15 साल पहले की बात है, 15 साल तो हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया होगा. बहामास जो हैं वहाँ पर बहुत कम इंडियन परिवार रहते थे, लेकिन वहाँ पर भी आपको मीन्स वहाँ पर फॉरेन के लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इंडियन फैमिली जो है वो मिल जाएगा. तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपको इंडियंस ना मिले. तो जहाँ पर
हमारे इंडियंस हैं तो उनके लिए वो मिशंस और जो काउंसिलेट की ऑफिसेज हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, अगर हम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ और ज़्यादा व्यापार, इन्वेस्टमेंट एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑफिस तो चाहिए ना। तो एक्सपांशन ऑफ मिशंस, एक्विजिशन ऑफ डिप्लोमेटिक रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देने की रिकमेंडेशंस दी हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मनी अलोन वॉन्ट बूस्ट इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा। जो हमारे पास अभी रिसोर्सेस हैं उनका सही से इस्तेमाल करना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक नॉर्मल जीवन में भी यही बात है। इफ़ वी वेट फॉर दैट परफेक्ट थिंग कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद, दैट विल नेवर हैपन, क्योंकि उस समय पर हमारे विचार थोड़े अलग हो जाएंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस का बेस्ट इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डू। और ऊपर से फंड आएगा, ऊपर से और ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे और ज़्यादा रिसोर्सेस आएंगे तो उसका भी बेटर लिवरेज हम नहीं कर सकते, तो ये फंड भी किसी काम का नहीं होगा। ग्लोबल सिस्टम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। काफ़ी इंटरकनेक्टेड हो गया और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फास्ट मूविंग हो चुकी हैं। हर एक क्षेत्र में ये चीज़ देखने को मिल रही है, इज़न्ट इट। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, इसका जो एक सिलोड अप्रोच है, सिलोड यानी कि एक स्टैंड एलोन मिनिस्ट्री तो है ही है, एक नोडल मिनिस्ट्री है, नो डाउट। लेकिन आज के समय में आप सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के जो प्लेयर्स हैं वो सारी चीज़ों को हैंडल नहीं है। यू नीड टू कोलैबोरेट विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। आप अगर ज़्यादा बिजनेस या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत की तरफ ले आना चाहते हैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके साथ, इंडस्ट्री के प्लेयर्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना उठना पड़ेगा। सो नो डाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल इन द सेंस कि एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है। लेकिन सारी चीज़ें ग्लोबल एंगेजमेंट में अकेली ये मिनिस्ट्री नहीं कर पाएगी। कोलैबोरेशन जो है वो होना ज़रूरी है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड करते हैं इन क्षेत्रों में, जो स्पेशल लोग होते हैं तो उनको टीम का पार्ट बनाया जाता है। द पैनल्स सजेशन टू बूस्ट डेवलपमेंट असिस्टेंस इज़ टाइमली। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो भारत डेवलपमेंट का असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पर भी भारत की एक छवि जो है वो यही है कि भारत चीज़ें अनाउंस कर देगा लेकिन प्रोजेक्ट जो है उसको ख़त्म करने में एक बहुत लंबा वक्त लग जाता है। आज के समय में यूएसए जैसे जो ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में पहले बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, बट कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अब चीज़ें जो हैं उनको, ट्रंप साहब जो हैं वो अब यूएसए पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर उतना ज़्यादा नहीं है कि भाई यूएसए के पैसे आपको ऐसे ही पहले की तरह बटोरे नहीं जाएंगे। तो जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर भारत जैसा देश जो है वो स्टेप इन करके अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन अगेन उसके लिए जैसे रिकमेंडेशन दिया गया है कि बजट जो है मिनिमम 20% इंक्रीज करने की ज़रूरत है, तब जाकर मिनिस्ट्री जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। अगेन ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। ये चीज़ तो आई एम श्योर आप हर किसी को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये एक ऐसी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती नहीं है हमारे यहाँ पर। डिस्कस द रोल ऑफ द ऑनलाइन एश्योरेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में कभी पता ना हो, डोंट वरी, ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ है। तो OAMS जो है ये गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कैसे करता है। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो गुड गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया था। एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी था सरकार का कि ज़्यादा गवर्नेंस होगा और कम गवर्नमेंट होगी, यानी कि बहुत सारी जगहों पर जो गवर्नमेंट का एक रोल रहता है, एक आप लाइसेंस राज जैसी जो सिचुएशन है, सारी चीज़ों के लिए परमिशन लेने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइंस और एक डेस्क से दूसरे डेस्क, द स्टोरी ऑफ आवर कंट्री, तो उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कमिटमेंट था मोदी सरकार का कि गवर्नेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। और मोदी सरकार की जो गाइडिंग प्रिंसिपल रही हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों पर प्रधानमंत्री साहब ने कई बार बातचीत की है।
राइट, आपने कई बार उनके भाषण में भी ये चीज़ जो है वो सुनी होगी। अब आप देखिए यहां पर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। 2024 में पार्लियामेंट के अंदर, अब आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में जो भी चीज़ आप बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। कोई भी मिनिस्टर कुछ भी बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं, राइट, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे जो 3 पिलर्स कल हम डिस्कस कर रहे थे, इस जो वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ मीडिया, तो उसमें 4th पिलर मीडिया है। तो वी टॉक्ड अबाउट ना स्टार्टिंग में कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं और वो पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, तो दैट इज लेजिस्लेचर। तो 2024 में ही हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो एश्योरेंसेस दिए थे कि ये चीज़ें होगी हमारे देश में, ये उनके मंत्रालय ये चीज़ें करेंगे एक्सेट्रा, तो उसमें से नियरली 75% जितनी जो प्रोमिसेस हैं, जो वादे हैं, वो आज भी अनफुलफिल्ड हैं। और अभी ये जो आंकड़ा है ना 75% वाला, 24 वाला, ये अभी पार्लियामेंट में ही, राज्यसभा में टू बी प्रिसाइज, इस चीज़ को रिवील किया गया। आज से लगभग 1 दशक पहले की सिचुएशन देखेंगे तो सिचुएशन वैसी ही थी। 2015 से लेकर 2016 का अगर आप आंकड़ा देखें तो जो एश्योरेंसेस दिए गए थे कि ये होगा वो होगा, तो ये 2/3 यानी कि आप समझ लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 66% से ज़्यादा का जो आंकड़ा है, या रफली 66.6% जितनी जो चीज़ें हैं एश्योरेंसेस पहले जो दिए जाते थे, वही एश्योरेंसेस जो हैं वो फुलफिल नहीं हुए। आउट ऑफ 100 यू कैन से 66 जितने फुलफिल नहीं हुए। तो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने OAMS यानी कि ऑनलाइन एश्योरेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। अब ये जो OAMS है ये क्या करता है, ये जो पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस होते हैं तो इनको ट्रैक करने का काम करता है, इनको मॉनिटर करता है, और फिर ये फुलफिल होते हैं नहीं होते, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का या फिर नोट डाउन करने का काम जो है वो ये OAMS सिस्टम करता है। इसका गोल यही है, लक्ष्य यही है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी और ज़्यादा एनहेंस हो और ज़्यादा इंप्रूव हो। और ये चीज़ है कि मिनिस्टर्स जो भी कहते हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि 3 महीनों के अंदर वो एश्योरेंसेस जो है वो फुलफिल हो जाए। और अगर कोई लेट्स से लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट पर अपडेट्स जो है वो मिनिस्टर्स प्रोवाइड करें। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले की ही डिस्कशन का ये पार्ट था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस चीज़ का। नितिन गडकरी साहब, ही से टू बी ऑनेस्ट राइट, देखिए मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, नो वन इज़ परफेक्ट राइट, दिस इज समथिंग वी ऑल स्ट्राइव टू बी एज परफेक्ट एज वी कैन। हम सब कोशिश करते हैं एंड आई एम श्योर नितिन गडकरी साहब इज़ मोर बिजियर देन आई एम। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं कंपेयर टू वॉट आई एम, सो रिस्पेक्ट है उनके लिए। आई एम नॉट जस्ट सेइंग के ही इज़ रॉन्ग। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ऐसा इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई डर वर की बात नहीं है, क्लैरिफिकेशन इसलिए है क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो फुलफिल मीन्स समझ रहे हैं ना कि सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो कर भी रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको उस चीज़ को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक छवि जो है नितिन गडकरी साहब की, वो छवि ये है कि वो जो भी प्रोजेक्ट तय करते हैं, वो जो भी डेडलाइन देते हैं, तो वो डेडलाइन वो अचीव कर ही लेते हैं। इसलिए मुझे नहीं पता है कि उनसे अच्छा अचीवर अगर हमारा कोई दूसरा मिनिस्टर है, आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, नितिन गडकरी इज राइट एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू प्रोमिसेस एंड फुलफिलिंग दोज प्रोमिसेस। अब इतने अच्छे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो गंगा है, गंगा नदी को क्लीन करने का जो एक वादा था उन्होंने किया था कि इतने समय के अंदर मैं ये कर दूंगा, राइट। लगभग कुछ 13 महीनों की बात जो है वो उन्होंने की थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो उनसे नहीं हो पाई। आई एम टॉकिंग अबाउट मोदी सरकार 1.0 के समय की बात है ये। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि इतने फेमस और इतने ऐसे मिनिस्टर जो मोस्टली अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन में उनका रोल बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। एक लीप जंप किया है हमने इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, नितिन गडकरी साहब के थे। तो अगर ये सबसे अच्छे मिनिस्टर हैं,
उनके साथ ऐसा हो रहा है तो यू कैन इमेजिन कि हमारे दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं उनकी लथार्जी और एपैथी जो है वो कैसी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती है। अभी किरण रिजिजू साहब ने ये बताया राज्यसभा में, एक एश्योरेंस दिया है, अगेन एक एश्योरेंस दिया है और कहा है कि ये सारे एश्योरेंसेस जो हैं उनको सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती है। तो अगर सीरियसली लेती हैं तो इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म, या फिर अगर हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या उनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए? तो क्यों उनको रिप्लेस नहीं किया जाता? आई डू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स में हर कोई जो है वो अपनी अपनी चीज़ें लेकर आता है, इन द सेंस कि कोई एक ऐसा मिनिस्टर है जिनको आप हटा, मोदी साहब भी नहीं हटा पाए शायद प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें, बुकिश नॉलेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होगा कि किसी एक क्षेत्र में लेट्स से राजनाथ सिंह साहब जो हैं, तो लेट्स से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उनको यूनियन मिनिस्टर नहीं बनाएंगे या फिर उसमें से निकाल देंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट आपकी सरकार ही ना हो। तो ये सारे ऐसा कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो कहा जाता है उसको तो सीरियसली मुझे लगता है लेना ही चाहिए, राइट? इफ़ यू हैव सेड समथिंग दैट यू शुड ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। अगर नहीं हो पा रहा है देन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज जो हैं, इट इज़ टास्क्ड विथ होल्डिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, और परफॉर्मेंस जो है वो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्शन के जो प्रोमिसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटोरिक, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, और लोगों का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, ये थोड़ा कमज़ोर होता जाता है। और ये चीज़ें जो हैं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सैंक्टिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। सो गवर्नमेंट शुड टेक दीज थिंग्स सीरियसली, राइट? फिर लोग जो है वो हमेशा पॉलिटिक्स पर डिस्कशन भी नहीं हो पाती आजकल, ऐसा समय आ चुका है। इसके पीछे स्टेक होल्डर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे बढ़े उससे पहले, डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू एटलीस्ट these 3 things when it comes to this series. अगर आपको genuinely वीडियो पसंद आता है तो hit the like button. अब this is the most easiest thing that you can do to hit the like button. एक और चीज़ मैं चाहता हूं कि आप करें, एंड दैट इज कमेंट करें। इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, जस्ट राइट डाउन जय हिंद, और उससे भी अच्छी चीज़ है, मैं जय हिंद तो बेस्ट है ही, लेकिन इसी के साथ यू कैन ऑल्सो एड ऑन कि आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें सबसे बेस्ट मोमेंट जो है वो आपके लिए क्या था? व्हाट वाज द वाव मोमेंट? व्हाट वाज समथिंग दैट रियली एडेड नॉलेज इन यू? तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते कि भाई ये एक बात थी जो आज की डिस्कशन में मुझे बहुत पसंद आई। हो सकता है 2 बात हो सकता है 5 बातें हो, बट एटलीस्ट एक बात तो होगी होगी। तो वो चीज़ आप मेंशन कीजिए, उसके बाद जय हिंद लिख दीजिए, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको हर रोज़ शेयर करें। ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, हर एक स्टूडेंट ये चीज़ करेगा, तो फिर एल्गोरिथम में ये जो सीरीज़ है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसके बाद ये सीरीज़ जो है वो बड़ी होगी तो ये सस्टेनेबल होगी। सिंपल इज दैट। Discuss how Europe's rearm plan reflects a shift towards strategic autonomy in defense and its global implications. ग्लोबल की बात हो रही है तो भारत पर इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? एज यू नो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेटो को लेकर जो कहा है, हमने डिस्कस किया था कि भाई सबको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ेगा, और हाथ सिर्फ डालना ही नहीं है, हाथ निकाल कर पैसे जो हैं वो भी नेटो में देने पड़ेंगे। यूएसए अकेला सारा खर्च जो है वो नहीं उठाएगा, isn't it? तो अब यूरोप जो है, जिस प्रकार से जो एक चीज़ हुई, यूएसए और रशिया ने सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग कर ली, इसमें यूरोप नहीं था, इसमें यूक्रेन नहीं था, और यूक्रेन के तो प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार की डिस्कशन हुई थी, तो बेसिकली ट्रंप साहब के द्वारा लिए गए जो स्टेप्स हैं उससे यूरोप को ये रियलाइज़ हुआ है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 49 में हुआ था ना नेटो की स्थापना, तो वर्ल्ड वॉर 2 49, एज फार एज आई रिमेंबर इट इज़ 1949, थोड़ा देख लीजिएगा, शायद इसमें मैं प्लस माइनस हो सकता हूँ। तो यूरोप रियलाइजेस इट कैनॉट रिलाई ऑन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब उनको कुछ नया करना पड़ेगा, अब उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। नेटो का जो प्रिंसिपल है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी एक नेटो मेंबर पर अटैक करेंगे तो आपने बाकी के सारे नेटो मेंबर्स पर अटैक किया ऐसा माना जाएगा, और ये सारे नेटो के मेंबर्स जो हैं वो मिलकर फिर आप पर अटैक कर सकते हैं, राइट? तो ये नेटो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि बहुत सारे देश जो हैं वो नेटो का
पार्ट बनना चाहते हैं, हमेशा उनको सेफ्टी फील होगी। लेकिन अब ऐसी चीज़ नहीं है, अब ये दिस इज़ नो लॉन्गर गारंटीड। और यही बात जो है वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब, उन्होंने भी बार बार बताई है कि अब इसकी ये वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल जो है, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। तो इसी वजह से अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ईयू के जो प्रेसिडेंट है, अभी कुछ दिनों पहले भारत की यात्रा पर भी आया था, इज़न्ट, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं, उन्होंने एक प्लान अनवेल किया है। इट इज़ कॉल्ड री आर्म यूरोप। ये 800 बिलियन यूरो का प्लान है। और ये प्लान जो है, इसका मेन लक्ष्य ये है कि डिफेंस स्पेंडिंग जो है यूरोप की, ये और ज़्यादा इंक्रीज की जाएगी। यानी कि यूरोप इज़ गोइंग टू परचेज मोर डिफेंस प्रोडक्ट्स, यूरोप इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मोर डिफेंस प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ रशिया जो है उसको डिटर यानी कि एक रोकने का काम जो है वो भी इसका ही लक्ष्य है। और इसी के साथ जो अलग अलग यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो उनका डिफेंस इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी बजटरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर आपका लेट्स से जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, तो अगर वो थोड़ा इंक्रीज भी होता है तो कोई बात नहीं है, राइट। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यू कैन स्पेंड मनी ऑन आफ्टर योर डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड डिफेंस इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इस प्लान का एक फ़ायदा तो हमने देखा कि रशिया को रोकना और डिफेंस वाइज स्ट्रॉन्ग होना। इसी के साथ साथ यूरोप का जो अभी इंडस्ट्री है, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा स्टेगनेंट हुआ है, उसको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इसी के साथ उनकी और ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट होगी, नो डाउट अबाउट इट। ऐसी ही सिचुएशन जो है ना वो यूएसए की इकोनॉमी के साथ हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, राइट। यूएसए जो है वो थोड़ा डाउन जा रहा था, स्टेगनेंट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और यूएसए ने बहुत सारे पैसे छापे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारा सामान जो है वो यूएसए ने बेचा था। इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अब दुनिया के अलग अलग देश जो है वो अपने आप को और ज़्यादा रीआर्म करना चाहते हैं, और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो है उसको फ़ायदा होगा, और सप्लाई चेन जो है उसमें भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यूरोप के भी देश, यूरोपियन यूनियन भी चाहेगा कि इंडो पैसिफिक जो है तो उसको मेंटेन रखा जाए, उसको फ्री फेयर रखा जाए, सभी के लिए ओपन रखा जाए, और भारत इसमें की प्लेयर है। तो इसमें भी यूरोप और इंडिया जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप जो होगी तो इससे भारत की और यूरोपियन इकोनॉमी जो है दोनों को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यूएसए विल रिमेन की प्लेयर, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि यूएसए की अब कोई ज़रूरत नहीं, यूएसए की ज़रूरत है। जर्मनी के भी जो अभी चांसलर बनेंगे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, उन्होंने भी ये बात बताई है, मैक्रोन साहब ने भी ये बात बताई है, यूके ने बताया है, राइट। तो यूएसए की मदद तो चाहिए। यूएसए से ऐसा नहीं है कि वो यूएसए के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, यूएसए इज़ इम्पोर्टेंट, इनको भी पता है। लेकिन अब यूरोप जो है वो स्वतंत्र होना चाहता है, अब यूरोप जो है वो किसी और पर रिलाय रहना नहीं चाहता है। एंड दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जो एक ट्रांस एटलांटिक टाइज थी यूएसए और यूरोप के बीच में, क्या है, अटलांटिक ओशियन, तो इसको ट्रांस अटलांटिक कहते हैं। तो ट्रांस अटलांटिक टाइज जो थी, इसमें अब एक शिफ्ट देखने को मिला है। यूरोप मस्ट फोर्ज अलायंसेस विथ इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, डेवलपिंग देशों के साथ मिलकर अब काम करने की ज़रूरत है। और ये जो अभी चीज़ें हो रही है, दिस इंडिकेट्स, दिस रिफ्लेक्ट्स कि 2025 की रियलिटीज़ जो है वो क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन इज माइट शुड नॉट डिक्टेट राइट। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी चीज़ नहीं चलेगी, राइट। जो सत्य है, जो सही बात है, वो ऊपर रहनी चाहिए। तो आई होप के जो रीआर्म प्लान है वो दुनिया को इसी दिशा में ले जाएगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, क्या हुआ ये सिस्टम को, राइट, हियर वी गो, दिस इज द फोर्थ टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही है, मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ, बोला जाता है, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्क्रिप्टेड डिस्कशन, राइट, दिस इज ए रॉ डिस्कशन। यहाँ पर पॉइंट्स है कुछ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें मैं बोलता हूँ तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये एडिटेड भी नहीं है, राइट। इट इज़ अ वेरी रॉ डिस्कशन, right, rock solid original discussion. Okay, examine the role of continuous learning and upskilling in ensuring the relevance of programmers in the era of artificial intelligence. और ये सिर्फ प्रोग्रामर्स की ही बात नहीं है दोस्तों, हम सब की बात है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में क्या करना है, सर्वाइव ही करना है सिर्फ नहीं, सर्वाइवल इज नॉट गुड, वी नीड टू
बी 2 steps अहेड ऑफ दिस थिंग। अब पिछले 2 सालों के अंदर यूएसए में ही आप देखेंगे तो 27% से ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो हैं वो श्रंक यानी कि जितने ज़रूरत थे 100 पहले थे, तो अब आप समझ लीजिए 77 जितने, या फिर नॉट 77 टू बी प्रिसाइज, 73 जितने जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। और ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है? क्योंकि बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एज वी नो कि यूएसए से ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो हैं वो हमारे देश में काम करते हैं, तो भारत के लिए भी ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, अगर प्रिपेयर्ड हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में कितने सारे इंजीनियर्स हैं, इज़न्ट इट? और इंजीनियरिंग आज भी बहुत ही फेमस है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स, करियर वाइज भी फेमस हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग आपने कर ली तो आपको ऑर्गेनाइज्ड, आप यू विल हमारे देश में वैसे भी ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स काफ़ी कम है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही कम है। तो अगर किसी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है तो डायरेक्टली उसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम मिलेगा और सोशल मोबिलिटी होगी। पहले आप सोसाइटी में, लेट्स से आप यहाँ पर हैं तो यू विल be in the next level in terms of money, in terms of societal level, because of education and your organized workforce में अगर आप काम कर रहे हैं तो। अब AI जो है वो रिपीटेटिव टास्क को तो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए तो इंसान का दिमाग ही चाहिए। लेकिन इंसान का दिमाग सिर्फ रील्स देखता रहेगा, फिल्में देखता रहेगा, एंटरटेनमेंट ही कंज्यूम करता रहेगा। छोटी छोटी मुश्किलों, अगर छोटी चीज़ हो गई, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया, राइट, तो फिर आज के समय में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और आज से हमारे फादर और ग्रैंडफादर का समय देखिए, मीन्स हर जगह पर एक छोटे छोटे स्टेप्स पर वो जनरेशन हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये तो चीज़ हमें माननी ही पड़ेगी, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ही सारी चीज़ें पता है। उनको जो चीज़ें पता है, हमें जो चीज़ें पता है शायद उनको ना पता हो, लेकिन उनको जो पता है वी डोंट नो दैट, राइट। तो ये एक डिफरेंस तो है ही। हर जनरेशन को ये लगता है कि हम ही सेंटर है, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऑनेस्टली कुछ अच्छी चीज़ें जो आज के समय की हैं वो तो हैं, लेकिन बहुत सारी बुरी चीज़ें भी आई हैं। एंड स्पेशली लर्निंग की बात करें, थोड़ा हमें मीन्स एक रील भी मैंने इस पर बनाई थी कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट जो है इट इज़ वेरी गुड, राइट। कंटिन्यूस जो कंफर्ट है, वी आर नॉट डिजाइंड फॉर दैट। ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट डिजाइंड फॉर कंफर्ट एट ऑल। इस कंटिन्यूस कंफर्ट के लिए तो है ही नहीं, थोड़ा स्ट्रगल तो होना ही चाहिए। तो प्रोग्रामर्स जो हैं शुड फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। ये रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब आप करेंगे तो आप आउटडेटेड हो सकते हैं या फिर जॉब चली जाए। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कब कर पाएंगे आप? जब आप स्टार्ट कर देंगे किसी चीज़ को करना। कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ एक कदम उठाया, दूसरा, धीरे धीरे करके चीज़ें जो है, हो सकता है 2-3 साल लगे, लेकिन उसके बाद यू विल बिकम वेरी गुड विद दैट। तो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ द की। आज के समय में सर्वाइव होना है तो यू नीड टू कंटिन्यूसली लर्न न्यू थिंग्स। पहला ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई से काम चल जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब कंटिन्यूसली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू नीड टू, और आप यू लर्न, इज़न्ट इट? दैट्स व्हाट एवरीवन डज। ऐसा नहीं है सिर्फ किताबों से पढ़ना। किताबें आर वेरी वेरी गुड, आई लव बुक्स, और मैं हमेशा कहूँगा कि किताबें जो हैं वो आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, लेकिन सिर्फ किताबें जो है वो लर्निंग का सोर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ये इस प्रकार के वीडियो भी हैं, कोई रील भी है, कोई ऑब्जर्वेशन भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर लर्निंग के लिए दिमाग खुला है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, तो इसको लेकर ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामर्स जो हैं वो डेटा एनालिसिस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक कंसल्टिंग, ये सारे क्षेत्र में भी हाथ आजमा सकते हैं। स्टार्टअप्स हैं, एजुकेशन और दूसरी सस्टेनेबिलिटी को लेकर कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व अगर हम करने लगें। कोई एक हेल्थ से कोई वेस्ट को रिसाइकल करने का काम में आगे बढ़े, उनको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट दे कैन डू, वो स्टार्ट कर देगा। प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन ही और शी वुड बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, और दैट विल बी हिज और हर ब्रेक थ्रू। इसके साथ गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल AI को प्रमोट करने की ज़रूरत है, राइट। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे हमने देखा तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ साथ जो पुरानी नॉलेज है उसके साथ नई नॉलेज को बंडल अप करना। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है। कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी भी उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट गुड थिंग इज़ कि हम
इस सीरीज़ की ही बात करें तो यहाँ पर स्पून फीडिंग को कभी मैंने सपोर्ट नहीं किया है, हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग पर ही जोर दिया है. दिस इज अ स्किल दैट वी ऑल नीड टू डेवलप एंड कंटिन्यूसली डेवलप. इंडिया मस्ट री इंजीनियर एजुकेशन एंड सोसाइटल नॉर्म्स. और हमारा लक्ष्य जो है वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं होना चाहिए. एआई के समय में वी नीड टू थ्राइव. सर्वाइव इज बार बार बच गया, थ्राइव इज कि हम वी आर फ्लरिशिंग. दैट्स व्हाट वी वांट राइट इन दिस एरा. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. गाजा का अनफॉर्चुनेटली सीज फायर जो है ये कोलैप्स हुआ है. एनालाइज द कोलैप्स ऑफ द गाजा सीज फायर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया. यू नो मेनी थिंग्स अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन बहुत ही ब्रीफली इसराइल ने एक स्ट्राइक की और इसकी वजह से 400 लोगों की मृत्यु हुई है. और ये जो एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर था ये कोलैप्स हो चुका है. अब इसराइल का कहना यह है कि आज भी हमास के पास हॉस्टेजेस हैं तो इनको रिलीज़ कर दे. हमास का कहना यह है कि हमने ट्रूस के सारे टर्म्स जो हैं उनको फॉलो किया था तो फिर आपने अटैक क्यों किया. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो हॉस्टेजेस हैं वो तो डिप्लोमेटिक डेडलॉक में फंस गए. और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर ये चीज़ चलती रही तो फिर इसमें और प्लेयर्स ऐड होंगे. ईरान, हिजबुल्ला, यमन के हाउथीज़, और ये सारे प्लेयर्स अगर ऐड होंगे तो फिर यूएसए भी स्टेप इन करेगा. एक छोटा मिसकैलकुलेशन जो है उस पूरे क्षेत्र को एक बहुत ही डीपर इनस्टेबल लेवल पर ले जा सकता है. इसराइल का यही लक्ष्य रहा है कि हमास को ख़त्म करना, राइट, लॉन्ग टर्म पीस के लिए ये चीज़ है. लेकिन द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू नाउ इज़ एक सीरियस पॉलिटिकल रोड मैप जो है वो आज भी डेवलप नहीं हुआ. आई डू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. ऐसा नहीं है कि कोई बटन प्रेस किया और चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है. बट लेट्स होप के सीरियस पॉलिटिकल रोड मैप के माध्यम से इस पर ब्रेक लगाई जाए. लेट्स होप फॉर दैट. सो that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support, my dear friends. And please make sure जो मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई है, right, let me reiterate here again. 3 चीज़ें आपको हर रोज़ करनी है. फॉर मी, फॉर क्यूरियसली एजुकेशन, नंबर 1 इज़ हिट द लाइक बटन. एंड अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं है पसंद नहीं आता है तो दैट्स फाइन, टोटली फाइन, राइट. लेकिन अगर पसंद आता है तो लाइक, मेक श्योर. सेकंड स्टेप इज़ कमेंट. एंड द थर्ड वन दैट यू मस्ट डू एंड दैट इज़ share this video, right. Share it wherever you like, right, किसी भी प्लेटफॉर्म में, but do make sure that you share it. ये 3 चीज़ें अगर आप हर रोज़ करने लगेंगे, that will be a big push for this series in terms of algo, YouTube algo. and जैसे ये ग्रो होगी, if every day like 5,000 10,000 स्टार्टिंग से 5,000 स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाए और देखने लगे, सो इसका जो कहते हैं ना वायबिलिटी, तो ये वायबल हो जाएगी ये सीरीज़. अभी जिस मोड में ये चल रही है इट इज़ नॉट वायबल, टू बी ऑनेस्ट. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.